नमस्कार। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। इंटरनेट को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए। इसे समझने के लिए हम दो एकदम अलग मामलों पर गौर करेंगे। एक तरफ है वो खौफनाक इंटरनेट अफवाह जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, और दूसरी तरफ है करोड़ों अरबों का मुनाफे वाला ऑनलाइन गेमिंग बाजार। तो चलिए सीधे अपने एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम कुल 6 हिस्सों में इस विषय को समझेंगे। पहला, वायरल डेथ गेम। दूसरा, एक नैतिक दहशत। तीसरा, नियामक दुस्वप्न। चौथा, कौशल बनाम भाग्य। पांचवा, वर्चुअल गेमिंग बूम। और छठा, सीमा रहित वेब। आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द वायरल डेथ गेम। अब याद है ब्लू व्हेल चैलेंज। इस नाम ने ही सरकारों की नींदें उड़ा दी थी। 2013 में रूस से शुरू हुई इस अफवाह को एक 50 दिनों के ऑनलाइन गेम की तरह पेश किया गया था। कहा गया कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स ऐसे टास्क देते थे जिनमें खुद को नुकसान पहुंचाना शामिल था, और अंत कथित तौर पर आत्महत्या से होता था। यह पूरा मामला सोशल नेटवर्क पर एडमिनिस्ट्रेटर और हिस्सा लेने वाले के बीच एक डरावने रिश्ते के रूप में सामने आया। अब यहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? इंटरनेट का अमूर्त और मायावी स्वरूप। ये कोई एक ऐप या वेबसाइट तो थी नहीं जिससे सरकार एक झटके में ब्लॉक कर दे। ये डिजिटल लहर अलग अलग मंचों पर फैल रही थी, जिसे पूरी तरह बैन करना सरकारों के लिए लगभग नामुमकिन साबित हो रहा था। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक नैतिक दहशत यानी मॉरल पैनिक की संरचना। यह देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक बिना पुष्टि वाली अफवाह ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। 2013 में कथित शुरुआत के बाद आग तब भड़की जब 2016 में नोवाया गजेता अखबार ने 130 आत्महत्याओं को F57 नाम के समूहों से जोड़ दिया। देखते ही देखते 2017 तक ग्लोबल पुलिस चेतावनियां जारी होने लगीं। असल में यहां सनसनीखेज पत्रकारिता ने पूरी तरह से अलग अलग त्रासदियों को एक ही डरावनी कहानी में पिरो दिया था। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि ये अफवाह इतनी तेजी से क्यों फैली। मनोवैज्ञानिक रूप से 2017 में डॉक्टर अचल भगत ने इसे बिल्कुल सही तरह से समझाया था। उन्होंने कहा कि लोग अपने अनुभवों को समझाने के लिए अक्सर कहानियों का सहारा लेते हैं। शायद यही वजह थी कि कई बच्चों ने यह दावा कर दिया कि उन्होंने इस चुनौती में हिस्सा लिया था, जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गेम के असली अस्तित्व का कभी कोई ठोस प्रमाण मिला ही नहीं। इस खौफ का असर इतना जबरदस्त था कि मिस्र, केन्या और पाकिस्तान जैसे देशों ने इसे बैन करने की पूरी कोशिश की। भारत सरकार ने भी सख्त चेतावनियां जारी की, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? आत्महत्याओं के साथ इस खेल का कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर हुआ कि कुछ नकलची ग्रुप्स ने कमजोर युवाओं का फायदा उठाना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स ने इस पूरी घटना की तुलना सीधे 80 के दशक के मशहूर डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम वाले खौफ से की है। खैर, एक अफवाह को कंट्रोल करने की विफलता से आगे बढ़ते हैं। भाग 3, द रेगुलेटरी नाइटमेयर। अब एक बिल्कुल अलग हकीकत पर आते हैं, डिजिटल गेमिंग का असली और मुनाफा कमाने वाला बाजार। इसे कानून के दायरे में लाना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। भारत के पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को ही ले लीजिए। ये कानून कॉमन गेमिंग हाउस को एक ऐसी 4 दीवारी वाली भौतिक जगह मानता है जहां मुनाफे के लिए गेमिंग के उपकरणों का इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए, यह कानून तब लिखा गया था जब इंटरनेट का तो जन्म भी नहीं हुआ था। यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतों के लिए बना था। यही वो जगह है जहां असली कानूनी टकराव होता है। सदियों पुराने भौतिक कानूनों को जब बिना किसी सीमा वाले डिजिटल सर्वर और ऑनलाइन पोर्टल्स पर लागू करने की कोशिश की जाती है, तो हालात बेहद पेचीदा हो जाते हैं। गॉसियन नेटवर्क जैसे अदालती मामलों में हमें ठीक यही देखने को मिला। पुरानी दुनिया के नियम नई डिजिटल दुनिया को बांधने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे थे। यहीं से हमारा चौथा हिस्सा सामने आता है, स्किल वर्सेस चांस, यानी कौशल बनाम भाग्य। तो सबसे अहम सवाल यह है कि भारत में कौन सा ऑनलाइन गेम वैध है और कौन सा अवैध। ये पूरी तरह से इस बुनियादी अंतर पर टिका है, कौशल के खेल और भाग्य के खेल। रमी या फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे गेम्स जहां इंसान के दिमाग और फैसले लेने की क्षमता की जरूरत होती है, उन्हें कानून अलग नजरिए से देखता है। लेकिन रूलेट या लॉटरी जैसे खेल जो पूरी तरह किस्मत पर निर्भर हैं, उन्हें सीधा जुआ माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक सत्यनारायण जजमेंट ने रमी का बहुत ही बारीकी से परीक्षण किया था। अदालत ने यह माना कि रमी में पत्तों को याद रखना पड़ता है और उन्हें सही वक्त पर रखने या फेंकने में काफी कौशल की जरूरत होती है। इसमें किस्मत का रोल बस उतना ही है जितना ब्रिज के खेल में पत्ते बंटने में होता है। इसलिए इसे जुआ ना मानकर मुख्य रूप से कौशल का खेल माना गया
और इसी एक फैसले ने आज के आधुनिक ऑनलाइन गेम्स के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी नींव रख दी। कानूनी बहसों से निकलकर अब बात करते हैं पैसों की। भाग 5, द वर्चुअल गेमिंग बूम। बेहतर इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट्स ने आज इस इंडस्ट्री को किस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 250.3 बिलियन रुपीस। केपीएमजी के मुताबिक 2024 तक भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का यही अनुमानित मूल्य तय किया गया था। इस विशाल आंकड़े को देखकर बिल्कुल साफ हो जाता है कि आखिर क्यों दुनिया भर की विदेशी कंपनियां और निवेशक भारत के इस बाजार पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन इस बाजार में एक बहुत बड़ा पेंच है। भारत में हर राज्य के अपने अलग नियम है। इस टेबल को देखिए। नागालैंड ने ऑनलाइन स्किल गेम्स के लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग व्यवस्था की है। सिक्किम में ऑनलाइन कसिनो को लाइसेंस मिलता है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना ने कौशल और भाग्य दोनों तरह के गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। मतलब डिजिटल दुनिया की वैधता इस बात पर निर्भर कर रही है कि आपका सर्वर या आप भौगोलिक रूप से कहां बैठे हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स में भी हमें ऐसा ही दिलचस्प कानूनी रुख देखने को मिला। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ड्रीम 11 के मामले में साफ किया कि एक वर्चुअल फैंटेसी टीम बनाने और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में ठोस कौशल की जरूरत होती है। इस अहम फैसले ने इस बिजनेस को संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत व्यापार करने का संरक्षण दे दिया और इसे जुए के दायरे से बाहर कर दिया। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, सीमा रहित वेब की निगरानी। ये देखना बहुत जरूरी है कि प्रशासन इस तेजी से बढ़ते उद्योग को एक फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश कैसे कर रहा है। 2018 में भारतीय विधि आयोग ने कुछ बहुत ही व्यावहारिक कदम सुझाए थे, जैसे संसद द्वारा पूरे देश के लिए एक समान मॉडल कानून बनाना, विदेशी निवेश की नीति में ढील देना, नाबालिगों को इससे दूर रखने के लिए आयु सीमा तय करना और फ्रॉड रोकने के लिए हर लेन देन को आधार या पैन कार्ड से जोड़ना। ये पूरी इंडस्ट्री को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का एक मास्टर प्लान था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर आकर खड़े होते हैं। एक तरफ हमने ब्लू व्हेल जैसी अफवाह का बेकाबू फैलाव देखा और दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में बटे हुए गेमिंग कानून देखे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक ऐसे इंटरनेट को जिसकी कोई सरहद नहीं है, कभी भी सरहदों से बंधे कानूनों के जरिए प्रभावी ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।